गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ जी, अभी तक जो पढ़ा है उसमें कुछ डाउट किसी को है तो पूछ लो बेटा। हमने अभी एडिशन सीखा था, बस वेक्टर्स का एडिशन। किसी को कोई प्रॉब्लम है? पढ़ाई कर रहे हो? यस सर। दो सर डीपी मिली है, वो कंप्लीट कर ली हैं? हाँ सर, कर ली। Good. हाँ बेटा बोलो। सर जैसे आपने आई कैप, जे कैप और के कैप की बताया था, तो अगर कोई वेक्टर है जिसका डायरेक्शन इन सबके सेंटर से जा रहा होगा या इन मतलब इनके इन्हीं के एरिया से कहीं से जा रहा होगा, तो सर उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वो सीखेंगे बेटा। हम एक टॉपिक सीखेंगे सब्ट्रैक्शन के बाद, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो उसमें ये हम आई कैप, जे कैप, के कैप की फॉर्म में लिखना सीखेंगे कि किसी वेक्टर को उस फॉर्म में कैसे लिखें, और अगर उस फॉर्म में दे रखा है तो उसका मतलब क्या है, ये सब सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है? ओके सर। अभी तक जो एडिशन में पढ़ा है उसके 2 डीपीपी आए हैं। उन डीपीपीज में से कोई दिक्कत किसी को? नो सर। कोई डीपीपी छोड़ना नहीं है कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, जिस दिन क्लास हुई या तो उसी दिन या नेक्स्ट डे कंप्लीट कर लेना है। चलो स्टार्ट करें फिर आगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। यस सर। एडिशन तो हमने सीख लिया कि दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करना है। अब बात आती है सब्ट्रैक्शन की। पहले जैसे हमने एडिशन में सीखा था, पहले ग्राफिकल मेथड, और उस ग्राफिकल मेथड से हमने एनालिटिकल फॉर्मूला ड्राइव किया और उस फॉर्मूले का यूज करना स्टार्ट कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। अब उसमें देखें, सब्ट्रैक्शन का भी पहले हम ग्राफिकल मेथड समझते हैं कि दो वेक्टर्स को, एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। एक्चुअल में सब्ट्रैक्शन का कोई हमारे पास ग्राफिकल मेथड है ही नहीं, लेकिन एडिशन की हेल्प से ही हम ये सब्ट्रैक्शन भी करते हैं। ये सोहम शर्मा, यस सर। ये किसने ज्वाइन किया यहाँ पे? सोहम के नाम से कैसे? कहाँ से बोल रहा आप? कौन सेंटर पे हो बेटा? तो ये नोएडा सेक्टर 4 की आईडी नहीं है। चलो ज्वाइन हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, किसी ने तो ज्वाइन किया। सब्ट्रैक्शन के लिए अब शांति से सुनेंगे बेटा। सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास अलग से कोई मेथड नहीं है, एडिशन की हेल्प से ही हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। जैसे मैं कहूं कि मुझे कैलकुलेट करना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, मींस मुझे ए वेक्टर में से बी वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है। किसी का माइक ऑन है और थोड़ा शोर आ रहा है, माइक से बंद कर लें जो नहीं बोल रहे हैं। और नोएडा सेक्टर 4 से जरा शांति से बैठे बेटा, आपका शोर भी आ रहा है मेरे पास। हाँ जी, अगर मुझे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर सॉल्व करना है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, वेक्टर ए प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? यस सर। यानी कि अगर मुझे यस सर। हाँ, ए में से अगर मुझे बी वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है, मुझे नहीं आता, लेकिन ए में माइनस बी वेक्टर ऐड करना तो आता है, तो उस लॉजिक से मैं ए माइनस बी निकाल सकता हूं। यस सर। बस यही लॉजिक हम देख रहे हैं बेटा। हमारे पास दे रखे हैं फिर से दो वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर। मुझे कैलकुलेट करना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो ग्राफिकली कैसे सोचें उसको, कि पहले ए वेक्टर लगाया मैंने, फिर उसके साथ बी वेक्टर ऐसे अरेंज किया, लेकिन मुझे ए और बी को ऐड नहीं करना। मुझे किसको ऐड करना है? ए माइनस बी को। अगर बी मुझे पता है तो मैं माइनस बी वेक्टर डिफाइन कर सकता हूं। अपोजिट डायरेक्शन। यस सर। अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का। यस सर। यस इसका मतलब ये किसी का माइक ऑन है, नॉइस आ रही है। हाँ, ये नोएडा सेक्टर 4, या तो माइक ऑफ कर लो बेटा, आपके पास रिमोट होना चाहिए, या फिर आवाज बिल्कुल बंद कर दो। हाँ,
अब बंद हो गया। ये आपको अगर बोलना हो तो उठ के जाना पड़ेगा माइक ऑन करने के लिए। अरे कोई है नहीं वहां पे, कोई कोऑर्डिनेटर कोई? नोएडा सेक्टर 4, 1 मिनट देखूं। किसी का माइक ऑन है? चलो, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो मैंने माइनस बी वेक्टर डिफाइन कर दिया। अब मुझे कैलकुलेट करना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो मैं सिंपली इस वेक्टर और इस वेक्टर को ऐड कर दूं। मैं इस माइनस बी वेक्टर को एक नया नाम भी दे सकता हूं, मान लेता हूं भाई वो सी वेक्टर है या डी वेक्टर है या ई वेक्टर, कुछ भी नाम दे सकता हूं, है तो ये वेक्टर ही, ये भी एक वेक्टर है। इन दो वेक्टर्स को ऐड करना मुझे आता है। पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, वो डायगोनल जो इनकी कॉमन टेल से स्टार्ट हो रहा है वो इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा, मींस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब मैंने जिसको आर वेक्टर का नाम दे दिया, मींस मैं क्या कह रहा हूं यहां पे कि आर वेक्टर जो अब आ रहा है वो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के बराबर है। हाँ या ना? ट्रायंगल लॉ से भी कर सकते हैं। ट्रायंगल लॉ से भी कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं भाई। ए वेक्टर मैंने यहां बनाया और इसके आगे दिखा दिया यहां पर माइनस बी वेक्टर, तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, मींस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। आंसर वही आना है, तो ट्रायंगल लॉ लगाओ या पैरेललोग्राम लॉ लगाओ। क्या ये प्रोसेस समझ में आ रहा है? ग्राफिकल मेथड? यस सर। हाँ, मुझे लगता है कि नोएडा से मेरी ही आवाज रिफ्लेक्ट होके आ रही है। इसमें इस स्टेप में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नहीं। अब हमें ये तो समझ में आ गया ग्राफिकल मेथड, लेकिन ग्राफिकल मेथड हम कहां तक लगाते रहेंगे? हमें तो लगाना पड़ेगा, कोई फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा, एनालिटिकल फॉर्मूला जैसे एडिशन में किया था वैसे सबट्रैक्शन में भी मिल जाए। तो स्टार्ट किया हमने कि भाई मान लेते हैं जो ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी, और उनके बीच में एंगल थीटा। मींस मुझे क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है? ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड मैंने मान लिया ए, बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड बी, और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा। यही इंफॉर्मेशन मुझे पहले भी दे रखी थी जब मुझे वेक्टर्स को ऐड करना था, लेकिन अब मुझे कैलकुलेट करना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, मुझे ये निकालना है। तो मैंने ग्राफिकली पहले तो ड्रॉ कर लिया कि ये ए वेक्टर है, ये माइनस बी वेक्टर, इनका रिजल्टेंट इधर आएगा। अगर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है तो माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? बी ही होगा। मींस ये लेंथ यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये भी बी होगी, और इसका मैग्नीट्यूड तो है ही ए। लेकिन अब जिन दो वेक्टर्स को मुझे ऐड करना है उनके बीच में एंगल कितना बन जाएगा? 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा। तो मुझे ऐड करना तो आता है, और एडिशन के लिए मेरे पास एक एनालिटिकल फॉर्मूला भी है, तो वो फॉर्मूला लगाकर मैं इन दो वेक्टर्स को तो ऐड कर सकता हूं। तो इन दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आ रहा है ये, जिसका मैग्नीट्यूड मैंने आर मान लिया, तो वो आर इज इक्वल टू होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। देखो भाई ठीक लिखा है। अब मैं जिन दो वेक्टर्स को ऐड कर रहा हूं उनमें से एक का मैग्नीट्यूड है ए
दूसरे का मैग्नीट्यूड है बी, और उन दोनों के बीच में एंगल है 180 माइनस थीटा। तो मैंने एडिशन का फॉर्मूला लगा दिया। क्या ये बात क्लियर? यस सर। इसमें अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, कॉस ऑफ 180 डिग्री, कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस -1। माइनस कॉस थीटा होता है। यस सर। यस सर। तो ये क्या बन जाएगा भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। यानी कि मेरे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया। अगर मुझे ये ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, जिनके बीच में एंगल थीटा है, और मुझे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ध्यान ये रखना, ये थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में ही एंगल है। क्या ये बात क्लियर? यस सर। अब रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, फिर एंगल भी चाहिए। तो मैंने फिर से एक रेफरेंस लिया कि रिजल्टेंट वेक्टर सपोज ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो ये अल्फा कितना होगा भाई? tan अल्फा का फॉर्मूला मेरे पास है, tan अल्फा ए के साथ है, तो फॉर्मूला बी से स्टार्ट होगा, बी साइन ऑफ 180 माइनस थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। जब सिंप्लीफाई करें तो tan अल्फा की वैल्यू मिलेगी, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो ऊपर तो आ जाएगा बी साइन थीटा। लेकिन cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो यहां बीच में माइनस आ जाएगा, a माइनस बी कॉस थीटा। ये आ गया डायरेक्शन, डायरेक्ट रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन निकालने के लिए tan अल्फा का फॉर्मूला। फर्क क्या पड़ा एडिशन वाले फॉर्मूले और सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्मूले में? यहां एक प्लस का माइनस हो गया है, यहां एक प्लस का माइनस हो गया है, बाकी तो फॉर्मूले उसी फॉर्म में है। क्या ये क्लियर? यस सर। और कहीं ज्यादा कोई कंफ्यूजन हो, सब्ट्रैक्शन करना पड़ रहा है, नहीं याद आ रहा, कुछ नहीं करो, जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है उसका उल्टा वेक्टर लो और ऐड कर दो। कर सकते हो ये काम तो? यस सर। वरना सब्ट्रैक्शन के डायरेक्टली फॉर्मूले याद रखो, इजी है। नोट कर लिया? यस सर। चलो नेक्स्ट देखें फिर हम इसमें। अब देखो बेटा, दो जो फॉर्मूले मुझे मिले हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर दो वेक्टर्स मुझे दे रखे हैं जिनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है ए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है बी, और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल है थीटा, तो मैं कह सकता हूं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वो होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। क्या ये क्लियर सबको? यस सर। याद कर लेना फॉर्मूले, ये तो याद कर रखा है, तो ये जल्दी से याद हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक, जरा इसमें देखें सब्ट्रैक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास हैं। पहला पॉइंट, वेक्टर सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल नहीं होंगे। लॉजिकली भी ठीक है, और डायग्राम में भी देख लें अगर हम हैं, अगर मैं कहता हूं ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, मुझे अगर a माइनस बी निकालना है तो मैं b का नेगेटिव करूंगा और इन दोनों को ऐड करूंगा, तो मुझे रिजल्टेंट मिलेगा इस तरफ कहीं, जो होगा वेक्टर a माइनस वेक्टर b। लेकिन अगर मुझे
a माइनस बी की जगह पे b माइनस ए निकालना होता उन्हीं वेक्टर्स की फॉर्म में, एक मिनट थोड़ा दूर बना दूं इसको, ये हमने ले लिया वही a वेक्टर और ये b वेक्टर। मुझे अब निकालना है b माइनस ए, तो मुझे a का नेगेटिव लेना पड़ेगा और मुझे a नेगेटिव और b को ऐड करना होगा। तो मैंने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया और इसका रिजल्टेंट आएगा इस तरफ, ये आएगा वेक्टर b माइनस वेक्टर a। तो देखो उल्टी डायरेक्शन में आ रही है ये वेक्टर, यस सर। ये दोनों इक्वल नहीं है, मींस अगर ऑर्डर चेंज कर रहे हैं तो वो इक्वल नहीं आ रहा, मींस वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। एक्चुअल में वेक्टर a माइनस वेक्टर b इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ वेक्टर b माइनस वेक्टर a के। दोनों इक्वल नहीं है, एक दूसरे के नेगेटिव हैं। सर मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। देख जरा, ये फॉर्मूला हमारे पास आया था, ये अगर मैं किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर बनाता हूं तो उसके मैग्नीट्यूड पे तो फर्क पड़ेगा नहीं। अगर मैं a माइनस बी निकालूंगा तो भी यही फॉर्मूला लगेगा, और अगर मैं b माइनस ए निकालूंगा तो भी तो रिजल्ट यही आएगा। यानी कि वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड और वेक्टर b माइनस वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वो तो इक्वल होंगे, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए मैं इनको इक्वल वेक्टर्स नहीं कह सकता। क्या ये बात सबको क्लियर? यस सर। दो वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स तब कहते हैं जब उनके मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। मैग्नीट्यूड तो सेम आ रही हैं लेकिन डायरेक्शन उल्टी आ रही है, इसका मतलब ये इक्वल वेक्टर्स तो नहीं है। क्या ये बात क्लियर? यस सर। चलो, पहला पॉइंट कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं है, लेकिन हमने वेक्टर एडिशन में पढ़ा था, वेक्टर एडिशन कॉम्यूटेटिव था। यस सर। यस सर। वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के इक्वल था। एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी देखें, वेक्टर सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। सेम लॉजिक है, मैं यहां पे ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये मिलेगा a माइनस बी माइनस सी, लेकिन यहां ब्रैकेट ओपन करूंगा तो मिलेगा a माइनस बी प्लस सी, तो ये तो इक्वल नहीं आएंगे, इसका मतलब ये एसोसिएटिव भी नहीं है। क्लियर? अब ये थर्ड पॉइंट के लिए हम थोड़ा सा डेरिवेशन कर लेते हैं। यहां पे मैं एक पेज डाल देता हूं, यहां जो स्पेशल केसेस हमने उसमें देखे थे एडिशन में, वैसे ही कुछ केसेस हमें यहां भी करने हैं। मान लो मेरे पास दो वेक्टर्स दे रखे हैं, एक ये वेक्टर a वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड a, और दूसरा वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड भी a, और उनके बीच में एंगल थीटा। इसको नाम दे देता हूं मैं a वेक्टर और इसको नाम दे दिया b वेक्टर। लेकिन एक स्पेशल केस लिया, स्पेशल केस क्या कि दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल कर दिए, a में कंफ्यूजन ना हो तो मैं कुछ और नाम दे देता हूं, p एंड p। दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम है, a वेक्टर और b वेक्टर जिनके बीच में एंगल थीटा है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। आपको याद हो तो हमने इसका एक फॉर्मूला ड्राइव किया था कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड कोई बता सकता है कितना आता था? 2a cos theta by 2, 2p cos theta by 2, 2p cos of theta by 2, ये हमने प्रूफ किया था। यस सर। अब मुझे निकालना है वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, तो उसी प्रोसेस से कर लेते हैं। फॉर्मूला तो मुझे इसका भी पता है, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। लेकिन यहाँ पे a और b दोनों की वैल्यू p के बराबर है, तो a स्क्वायर की जगह पे p स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह पे p स्क्वायर, 2 इंटू a इंटू b इंटू कॉस थीटा। अरे यहाँ प्लस की जगह पे माइनस दिखाना था,
क्या फॉर्मूला ठीक लगाया है सब्ट्रैक्शन के लिए? यस सर। Yes, sir. देखो भाई, सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ 2p² माइनस 2p² कॉस थीटा, जिसमें से मैं 2p² कॉमन ले लूं अंडर रूट के अंदर ही, तो 1 माइनस कॉस थीटा। जैसे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी लास्ट क्लास में कि 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल होता है Sin 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 के 1। हाँ, एक बार ये बता दो। मैंने लास्ट क्लास में ये बताया था शायद 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। हाँ सर, ये बता दो। लास्ट क्लास में हमने ये किया था, इस बार हम ये कर रहे हैं। दोनों फॉर्मूले कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले से ही बने हैं। मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्म में ज्यादा यूज होते हैं। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला एक पढ़ा था, इसको मैं एक ही फॉर्म में लिख दूं जिससे आप लिंक आराम से कर सकें। cos 2a इज 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और एक फॉर्मूला पढ़ा था cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। याद है ये फॉर्मूले? यस सर। क्या ये दोनों फॉर्मूलेज याद हैं? Yes, sir. यस सर। चलो इसके अकॉर्डिंग देखें तो 1 को मैं इधर ले जाऊं तो 1 प्लस cos 2a की वैल्यू 2 cos स्क्वायर a आ जाएगी, जो लास्ट क्लास में हमने यूज किया था, इसी से ये बनाया था। यस सर। इसमें 2 साइन स्क्वायर a को इस तरफ, cos 2a को उधर ले जाऊं और उल्टा लिख दूं तो 1 माइनस cos 2a, ध्यान से देखो तो वो 2 साइन स्क्वायर a बनेगा। यस सर। तो इससे मैं ये लिख सकता हूं। यस सर। तो यहां पे जो 1 माइनस कॉस थीटा आया है उसकी जगह पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। थीटा बाय 2, अंडर रूट के बाहर 2 जाएगा, p जाएगा, साइन जाएगा, यानी कि 2p साइन ऑफ थीटा बाय 2, ये मिल जाएगा आंसर। यानी कि दो वेक्टर्स अगर इक्वल, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, दो वेक्टर्स अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और उनके बीच में एंगल थीटा का है, तो उनके एडिशन का मैग्नीट्यूड जो आता है वो आता है 2p cos थीटा बाय 2, लेकिन उनके सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड आता है 2p sin थीटा बाय 2। क्या ये बात क्लियर? यस सर। अब दो वेक्टर्स का जनरल केस हमने ले लिया जो सेम मैग्नीट्यूड के हैं, थीटा लेकर। हमने एडिशन में इसके 3 स्पेशल केस किए थे, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री वाले। यस सर। वही 3 केस जरा सब्ट्रैक्शन में देखें। हटा दूं ये सब बेटा? यस सर। नो सर। जल्दी से नोट कर लो बेटा। अभी तो आपने टेलीग्राम ग्रुप बनाने के लिए कहा था, वो बन गया क्या? बन गया है, मैं अभी आपको उसका लिंक दे देता हूं। बना दिया है मैंने। अब मेरे को आपके कांटेक्ट नाम वगैरह पता नहीं थे सारे, तो मैं आपको ऐड नहीं कर पाया, लेकिन मैं आपको दे देता हूं। आपके जो भी डाउट्स हों आप उस ग्रुप में डाल सकते हो, जो भी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा चाहिए होगी मैं उसमें दे दिया करूंगा। एक मिनट। ग्रुप का नाम है 11th फिजिक्स माई क्लासरूम। ठीक है, मैं इसका लिंक कहां लिखूं भाई? इसके नीचे लिख रहा हूं, यहां पर। अब ये ना टेलीग्राम में फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूं, तो मुझे भी थोड़ा ढूंढना पड़ता है कि इसका लिंक कहां से निकालते हैं। किसी को पता है? हाउ टू डिलीट स्टार्ट वीडियो चैट, सर्च मेंबर, डिलीट एंड लीव ग्रुप, ऐड टू होम स्क्रीन। अरे सर आप ग्रुप का नेम दे दो बस। सर आप ग्रुप का नेम लिख दीजिए। अब ग्रुप का लिंक ही तो कहां से मिलेगा, मेरे को ये बताओ। सर ग्रुप का नेम दे दीजिए और ग्रुप पब्लिक कर दीजिए। ग्रुप का नेम है 11th फिजिक्स एम कैपिटल माई क्लासरूम। ये मैंने बनाया है ग्रुप का नाम।
अब इसका लिंक कैसे निकालते हैं, कोई बता दे तो मैं निकाल दूं फटाफट। सर ग्रुप को खोल के ऊपर ग्रुप का जहाँ पे नेम है सर उसको क्लिक करिए, वहां पे नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो वहां पे लिंक आएगा। रिएक्शन परमिशन इनवाइट लिंक, इनवाइट लिंक ना। यस सर, यस सर। इसमें लिखा हुआ है TME /+ W C कैपिटल O छोटा F7 JS DA अबे इतना लंबा है ये तो। JSDA मैं किसी को कहता हूँ चैट पे भेज देगा, आप कॉपी कर लेना। अच्छा सब पे चैट भी नहीं पहुंचेगी। ZX KY, हाँ बेटा KY MM1 M कैपिटल M1 सर ग्रुप पब्लिक है बेटा। तो आपने ग्रुप को पब्लिक कर दिया? पब्लिक कैसे करते हैं? अरे मैं नया हूँ टेलीग्राम में, मुझे नहीं पता कुछ भी टेलीग्राम के बारे में। सर क्योंकि यहाँ पे आ नहीं रहा ग्रुप का नाम। सर अगर पब्लिक कर देते तो हम सर्च करके उसे ज्वाइन कर लेते। पब्लिक कैसे करते हैं ये भी बता दो। सर ग्रुप के ऑप्शंस में होगा, नाम पे क्लिक कीजिए, शायद वहाँ पे सेटिंग है। जो ग्रुप मैंने खोला उसके बाद ग्रुप के नाम को क्लिक किया। अभी 3 मेंबर्स हैं जो मैंने ऐड किए हैं, टीचर्स ही हैं। और इसके बाद मुझे ऊपर नजर आ रहा है एक पेन और एक 3 डॉट्स को क्लिक कर रहा हूं तो ऑटो डिलीट, स्टार्ट वीडियो चैट, सर्च मेंबर्स, डिलीट एंड लीव ग्रुप, ऐड टू होम स्क्रीन, मतलब कोई ऑप्शन पब्लिक करने नहीं है। और अगर मैं पेन को क्लिक करता हूं तो सेट फोटो और वीडियो, ग्रुप टाइप, हाँ ग्रुप टाइप प्राइवेट लिखा हुआ है, ओके, इसे पब्लिक कर दिया जी पब्लिक। सर हम ज्वाइन कर लेंगे। चलो जी डन हो गया पब्लिक। अरे पब्लिक, और इसे सेव कैसे करूं भाई वापस? पब्लिक करने के बाद मैनेज इनवाइट लिंक, ओनली मेंबर, यू हु कैन सेंड मैसेज, ओनली मेंबर्स, अप्रूव न्यू मेंबर्स, रीड रेस्ट्रिक्ट सेविंग कंटेंट नहीं। चलो जी टिक का निशान क्लिक क्यों नहीं हो रहा भाई? इसमें टिक का निशान क्लिक नहीं हो रहा। मैं किसी से करवा दूंगा पब्लिक। नाम नोट कर लिया? नाम ये है, मैं पब्लिक करा दूं, मतलब पब्लिक करवा दूंगा इसे प्राइवेट हटवा के। ठीक है अभी पढ़ लेते हैं। चलो जी ये नोट कर लिया सबने? यस सर। 2p sin θ/2 रिजल्ट आ गया है। अब जरा जर्नलाइज कर दें एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को। अगर मुझे 2 वेक्टर्स दे रखे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इस तरह से कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और p के बराबर, और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल है थीटा, तो मैं कह सकता हूं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ये आया था 2p cos ऑफ θ/2, और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आया था, इसे हम टेबुलर फॉर्म में कर देते हैं, हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। ये बना दी मैंने टेबल। आपने इंफिनिटी कर दिया है बेटा? एंगल इंफिनिटी हो गया। थीटा की जगह आपने इंफिनिटी लिख दिया है। ओ दिमाग ना ग्रुप में चल रहा है। चलो जी ये एंगल थीटा का थीटा है, तो इसका रिजल्ट है 2p साइन ऑफ θ/2। यहां तक तो हमने कर दिया ड्राइव। अब अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री का केस हमने लिया था, 30 का केस नहीं लिया था, 60 डिग्री अगर आता है तो आपको याद है कि ये रिजल्ट क्या था? √3a। √3 इस केस में p, क्योंकि मैग्नीट्यूड मैंने p माना है। ठीक,
थीटा अगर 90 डिग्री था तो रिजल्ट क्या रूट आया टू था? पी √2p। और थीटा अगर 120 डिग्री था तो रिजल्ट, पी। ये रिजल्ट याद है एडिशन में किए थे ये 3 स्पेशल केस, हाँ या ना? यस Yes, sir. सर। यस सर। सब्ट्रैक्शन में देखें, एंगल 60 डिग्री होगा तो बन जाएगा p, 90 डिग्री होगा तो वही √2p, लेकिन 120 होगा तो √3p। इंटरचेंज कर दिया, मतलब ऑर्डर चेंज कर दिया देखा जाए तो। ये रिजल्ट्स याद रखने हैं, डायरेक्ट काम आएंगे एग्जाम में, कैलकुलेट करने मत बैठना। इन 3 एंगल्स के लिए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या ये बात क्लियर? यस सर। और ये तीनों इजीली इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो जो हम ड्राइव कर चुके हैं। बस थीटा की वैल्यू तो पुट करनी है। 60 पुट करोगे तो 30 बन जाएगा, sin 30 1/2 तो p बन गया। 90 पुट करोगे तो 45 डिग्री एंगल हो जाएगा, 1/√2 तो ये बन जाएगा। 120 पे ये एंगल 60, √3/2, 2 कटेगा, √3p आ जाएगा। इजी है? यस सर। चलो जी आगे की प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, if two vectors have equal magnitude, that is a vector magnitude is equals to b vector magnitude is equal to p and theta is the angle between them, ये रिजल्ट हमने अभी प्रूव कर दिया, θ/2 वाला एंगल। और स्पेशल केसेस 60 डिग्री का इसमें दे रखा है, मैंने तो 120 और 90 का भी आपको बता दिया है, तो याद रखना है आपने। क्या ये बात क्लियर बेटा? यस सर। इसी का एक और स्पेशल केस बना दिया 60 डिग्री वाला ही। देखो, इफ डिफरेंस ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज अनदर यूनिट वेक्टर, अगर 2 वेक्टर्स जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनका डिफरेंस भी एक यूनिट वेक्टर ही आ रहा है, तो कंफर्म है उन 2 यूनिट वेक्टर्स के बीच में एंगल 60 डिग्री का होगा। ये बात समझने की कोशिश करो बेटा। अगर 2 वेक्टर्स मुझे पता है इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, तो उनका जो डिफरेंस आता है वो भी उसी मैग्नीट्यूड का आता है अगर एंगल 60 डिग्री का होता है। यस अभी लिख पाया कि 2 वेक्टर्स अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और उनका डिफरेंस उसी मैग्नीट्यूड का मिल रहा है, तो कंफर्म है कि उनके बीच में एंगल 60 डिग्री का होगा। अब ये p की जगह पे अगर मैं 1 लिख दूं कि 2 यूनिट वेक्टर्स हैं और उनका डिफरेंस एडिशन नहीं, डिफरेंस अगर एक यूनिट वेक्टर ही आ रहा है, मींस उसका मैग्नीट्यूड भी 1 का है, तो कंफर्म है कि ये वाला एंगल 60 डिग्री का ही होगा। और इसको मैं दूसरी फॉर्म में कह सकता हूं कि 2 वेक्टर्स, अगर 2 यूनिट वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल 60 डिग्री का है, तो उन वेक्टर्स के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड 1 ही आएगा। क्या ये बात क्लियर? यस सर। ये मैं बार बार बोल रहा हूं कि दिमाग में घुस जाए, फिक्स हो जाए। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, कैलकुलेशन करने में टाइम खराब नहीं करना, एग्जाम में याद रखने हैं। इफ डिफरेंस ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज अनदर यूनिट वेक्टर, then the angle between them is 60 degree, or if 2 unit vectors are at an angle of 60 degree, then the difference is also a unit vector. ये पॉइंट नंबर 4 बिल्कुल क्लियर है क्या? यस सर। चलो जी, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। हमने एडिशन सीख लिया है, सब्ट्रैक्शन सीख लिया है। एडिशन के कुछ क्वेश्चंस तो हमने किए थे, अब दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन जरा देखें, एडिशन और सर ये सब्ट्रैक्शन। नोट करना है? हाँ बिल्कुल, वैसे तो आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, स्पेस छोड़ दो, वहां नोट कर लेना बाद में। ओके सर। ठीक है, ये तो प्रिंटेड है, सब मिल जाएंगे। यहां आ जाओ। क्वेश्चन, 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, पहले ही समझ में आ गया कि स्पेशल केसेस वाला क्वेश्चन आ गया।
दो वेक्टर्स दे रखे हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, और वो मैग्नीट्यूड भी दे रखा है 5 यूनिट का, यानी कि P की जगह पे आ गया 5। हैव एन एंगल 60 डिग्री बिटवीन देम, लो उसमें भी स्पेशल केस जो हमने पढ़ा वही दे रखा है। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ द वेक्टर्स, जल्दी बता डालो बेटा। 5 to 3. 5 5 Root रूट 3। उसने क्या पूछा है? सम। ध्यान रखना है, गड़बड़ मत करो। 60 डिग्री में सम रूट 3 टाइम्स होता है, डिफरेंस वही आता है। लेकिन 120 डिग्री में सम वही आता है और डिफरेंस रूट 3p होता है। क्या ये याद हो जाएगा? और Yes, sir. भूल जाओ तो एक डायग्राम सोच लो दिमाग में। भाई दो वेक्टर्स एक जैसे हैं, एंगल 60 डिग्री का है PP, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो तो इनसे बड़ा ही तो होगा, तो P तो नहीं हो सकता। पैरेललोग्राम को विजुलाइज करो, 60 डिग्री वाले पैरेललोग्राम को, तो ये कंफर्म रूट 3p का होगा। और अगर इन दोनों में सम निकालना है लेकिन एंगल 120 का है, तो इनका रिजल्टेंट इसी के बराबर आता है, ये P का होगा। और ये ग्राफिकली भी कर सकते हो। देखो अगर ये P और इधर P और ये एंगल 120 का मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करूं, तो कंफर्म है कि रिजल्टेंट इसके एंगल बाइसेक्टर से जाएगा। यस सर। यानी कि ये एंगल 60 डिग्री का होगा और ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा। यस सर। ध्यान से देख, ये एंगल 120 का है। पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग पैरेललोग्राम ऐसा ही मैं बना दूं दोबारा से, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। यस सर। और इसका सम 180 डिग्री होता है पैरेललोग्राम में। यस सर। ये 120 तो ये 60 डिग्री होगा, यानी कि ये 60 डिग्री होगा। अब इस ट्रायंगल में देख, ये 60 ये 60, तो तीसरा भी 60, तो बन गया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स बराबर होती हैं। अगर ये P लेंथ की हैं तो ये भी P लेंथ की होगी। अरे यही तो रिजल्टेंट है, इसका मतलब रिजल्टेंट P आना चाहिए था। तो 120 पे सम इसीलिए P आया। क्या ये लॉजिक भी समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ये क्वेश्चन क्लियर सबको? अब यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। जो बच्चे घर से अटेंड कर रहे हैं वो अपना आंसर चैट पे देंगे, बोलेगा कोई नहीं। और सेंटर्स पे जो बैठे हैं उनमें से किसी को आंसर पता है तो हैंड रेज कर देंगे। क्लियर है इंस्ट्रक्शन? आ जाओ भाई, पढ़ो क्वेश्चन और आंसर निकालो। बोलना किसी को नहीं है, या तो चैट पे देना है या हैंड रेज करना है। बहुत बढ़िया। दीपशिखा, अभय सही है, सोहम ठीक है, हर्षित ठीक है बेटा, अर्शदीप, आदित्य, हिमांशी, कोमल, कासवी, अरमान, सब। अरे सिंपल सा क्वेश्चन अभी बताया फिर पूछ लिया। सर क्या कर रहे हो? हाँ जी, आगरा सेंटर कोई बताओ। 5 बिल्कुल ठीक, सबको याद हो गया? यस सर। अब दोबारा तो नहीं भूलोगे कि इक्वल मैग्नीट्यूड्स के वेक्टर हो 60 डिग्री 120 डिग्री पे क्या करना है, फट से लिख सकते हो। यस सर। चलो जी नेक्स्ट आ जाओ, बढ़िया क्वेश्चन आ गया। गिवन दैट दिस, इसका क्या मतलब हुआ पहले तो ये बताओ। इस तीनों एक ट्रायंगल बना रहे होंगे, तीनों ट्रायंगल बना रहे होंगे, एक क्लोज पॉलीगॉन। जैसे ये स्टेटमेंट आई दिमाग में एक बात घूम जाती है कि ये तीन वेक्टर्स को अगर मैं एक ही ऑर्डर में रखूं तो क्या बनेगा? ट्रायंगल बनेगा। पढ़ डालो, पहला अटेम्प्ट आपका, जरा सॉल्व करो। अच्छा आंसर भी आने शुरू हो गए, क्या बात है। अब भैया बेटा इसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो क्या? सोहम इसका आंसर दिया अभी, ये पुराने का है। फिर इसका
तो ये अभ्या ने पुराने क्वेश्चन का आंसर गड़बड़ कर रहा था बेटा। इसका है या पुराने का है ये देखना पड़ेगा मुझे जरा। जल्दी से सॉल्व करके बताओ क्या आंसर होगा। सर इसका आंसर, अच्छा देखूं मैं, नहीं बेटा अभय आदित्य बेटा ये गड़बड़ कर रहे हो, ध्यान से सोचो। दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो एंगल निकालना है, दूसरा आपको सोचना है कि मैंने दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे डिफाइन करने के लिए कहा था। हाँ बेटा आगरा से कुछ कह रहा था। सर बी आंसर। बी आंसर गलत है, सर डी। डी ठीक है। यही पे ट्विस्ट है। देखो पहली स्टेटमेंट उसने दी कि a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो समझ में आ गया कि a b c मिलकर एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये तो सबको क्लियर हो गया। यस सर। ट्रायंगल Yes, कंप्लीट sir. होगा, ट्रायंगल तो कंप्लीट होगा ही होगा। उसके बाद क्या कहा है, आउट ऑफ 3 वेक्टर 2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड वेक्टर इज √2 टाइम्स दैट ऑफ द आइदर ऑफ द टू हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड। तो इस स्टेटमेंट से समझ में आया कि वो ट्रायंगल आइसोसेलेस इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, सॉरी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्यों सर? भाई दो के मैग्नीट्यूड सेम है और तीसरे का मैग्नीट्यूड उसका √2 टाइम्स है। ये तो इसी ट्रायंगल में पॉसिबल है, राइट एंगल ट्रायंगल में, और वो आइसोसेलेस भी है। दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम और तीसरे का मैग्नीट्यूड उसके मैग्नीट्यूड का √2 टाइम्स, यही कह रही है स्टेटमेंट। यस सर। तो ये तीनों मिलके जो ट्रायंगल बना रहे हैं, कंफर्म है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यस अब ये सर। वेक्टर्स हैं कैसे भाई। एक वेक्टर मैंने इधर माना, सपोज ए वेक्टर, तो दूसरा वेक्टर ये मान लिया, इसी ऑर्डर में लगाऊंगा बी वेक्टर और इसी ऑर्डर में लगाऊंगा सी वेक्टर, तभी तो इन तीनों का सम 0 आएगा। अब देखो राइट एंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये दोनों एंगल तो 45 डिग्री के होंगे। 90 का है तो 45 लेकिन उसने ये एंगल नहीं पूछा, उसने पूछा वेक्टर्स के बीच में एंगल। ध्यान से देखो, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है। ए वेक्टर इधर और बी वेक्टर इधर, तो उनके बीच में तो एंगल 90, तो एक एंगल तो 90 मिल रहा है मुझे जो चारों में है, ठीक। लेकिन अगर मुझे बी और सी में निकालना है तो ये वाला एंगल नहीं लूंगा। बी वेक्टर ऐसे दिखा रखा है, सी वेक्टर ऐसे दिखा रखा है, ये एंगल है 45 डिग्री का, लेकिन बी को मुझे आगे बनाना पड़ेगा, तभी मैं इन दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को डिफाइन कर पाऊंगा, और ये एंगल होगा 135 डिग्री का। यस सर। यानी कि बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल 45 नहीं है, बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, 135। 135। समझ नहीं आया। समझ नहीं आया, देखो भाई जरा वापस चलना पड़ेगा आपको। मैं दिखाऊं भाई एक चीज, इसमें हमने स्टार्टिंग में ही ये समझा था कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे डिफाइन करना है। ये ध्यान से देखो भाई, ये मैंने बताया था कि ये वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये एंगल इनके बीच का एंगल। लेकिन अगर सी वेक्टर और डी वेक्टर ऐसे दे रखे हैं और ये एंगल अल्फा का है और मैं कहूं जी ये एंगल इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है, तो मैंने कहा था ये गलत है। एंगल कैसे बताएंगे, या दोनों की टेल्स को ज्वाइन करो, फिर जो एंगल इनके बीच में मिलेगा दैट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। याद है, ही बताया था। यस सर। यस सर। तो यही चीज उसमें लगाना बेटा। अभी जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसमें क्या हुआ, हमारे पास जो वेक्टर्स हैं उनको ध्यान से देख। अब ये है बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, तो बी वेक्टर तो ऐसे और सी वेक्टर उसके आगे ही लगा हुआ है, और ये एंगल 45 डिग्री का है। तो क्या मैं ये एंगल कह दूं ये बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल है? नहीं, मुझे या तो सी को यहां लाना पड़ेगा या बी को ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो मैंने बी को ऊपर ले गया और सी वहां पर,
यहां पे एक्सटेंड करूं तो ये एंगल 45 डिग्री का था, यही तो होगा एंगल बी, एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। यस सर। और ये होगा 135 का 180 माइनस 45। तो सही आंसर मिल रहा है मुझे ऑप्शन डी। बी गलत क्यों हुआ और सी सही, डी गलत सॉरी बी गलत क्यों हुआ और डी सही क्यों हुआ? क्या ये बात क्लियर? यस सर। यस सर। बट मैक्सिमम बच्चे भी लगा के खुश हो जाते हैं, भाई हमारा तो आंसर मैच कर गया, और जब नंबर मिलते हैं तो -1, तो वो गड़बड़ हो जाती है। तो बहुत चीज बारीकी से हर चीज को एनालाइज करना है, क्या बताया गया है उसको दिमाग में रखना है। क्लियर है ये? आगे चलें। यस सर। यस सर। यस सर। किसी को भी कोई कंफ्यूजन है अभी पूछ लो, कहीं ये ना हो कि कल फिर कॉलेज वो क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। सर लास्ट क्वेश्चन, ये वाला, इससे पहले वाला? नहीं सर इसी में। बोल बेटा क्या? सर अगर इसमें ऑर्डर में नहीं गया, वैसे कोप्लेनर ले लें, उसमें भी तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो वैसे जब उसने ये स्टेटमेंट दे दी तो पॉलीगन लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं कहता हूं इन तीन वेक्टर्स का सम 0 है तो कंफर्म है कि ये क्लोज्ड फिगर बनाएंगे, क्योंकि अगर इन्होंने क्लोज्ड फिगर नहीं बनाई तो इनका सम 0 कैसे होगा? सम वैसे जैसे आपने बताया था कि रिजल्टेंट वेक्टर का ऑपोजिट जो वेक्टर हो। बिल्कुल, यानी कि अगर मैं कहता हूं कि ए वेक्टर यहां, बी वेक्टर यहां, हो सकता है सी वेक्टर यहां हो, यस सर। और इन तीनों का रिजल्टेंट 0 हो, तो इसी को मैं अगर देखूं, एक को उठाया इधर, इस चीज से विजुलाइज करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि एंगल कितने। इस फिगर से क्या आप सोच सकते हो कि किन वेक्टर्स के बीच में कौन सा एंगल? क्या आप निकाल सकते हो? नहीं सोच पाएंगे। लेकिन अगर मैं इसी ए वेक्टर को यहां दिखा दूं, इस बी वेक्टर को यहां ले गया, पॉलीगन लॉ के अकॉर्डिंग कर रहा हूं, यानी कि पॉलीगन लॉ जो ग्राफिकल मेथड है वो क्वेश्चन को सोचने में हमारी हेल्प कर रहा है। ये सी वेक्टर कंफर्म यहीं तक आना चाहिए, तभी मैं कह सकता हूं कि रिजल्टेंट 0 होगा। यहां देखते ही तो मैं नहीं कह सकता कि इनका रिजल्टेंट 0 होगा, लेकिन इस फिगर को देख के मैं कह सकता हूं कि इन तीनों का रिजल्टेंट कंफर्म 0 है। क्या ये बात क्लियर? यस सर। मैं ऐसा भी बना सकता था, लेकिन इसके आगे क्वेश्चन करना मेरे लिए मुश्किल, मैं सोच नहीं पा रहा भाई कैसे एंगल निकालूं। लेकिन मुझे यह पता है कि तीनों का सम 0 है, तो तीनों मिलकर अगर एक ही ऑर्डर में लगाता जाऊं तो कंफर्म है कि ये क्लोज फिगर बनाएंगे, और तीन ही साइड हैं तो ट्रायंगल तो बनेगा बनेगा, कंप्लीट ट्रायंगल बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि ए वेक्टर यहां है, बी वेक्टर यहां और सी यहां पे कहीं खत्म हो गया। ये सिचुएशन नहीं आ सकती, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन आती तो इन तीनों का रिजल्टेंट 0 नहीं होता, इन तीनों का रिजल्टेंट यहां से यहां तक आता पॉलीगन लॉ के अकॉर्डिंग। फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को ज्वाइन करने वाला वेक्टर ही इन तीनों का रिजल्टेंट होता, लेकिन मुझे तो दे रखा भाई इन तीनों का रिजल्टेंट 0 है, तो ये आर तो होना ही नहीं चाहिए था। इसका मतलब कंफर्म सी का जो हेड है वो ए के टेल पे ही मिलेगा। और इसी से मैं समझ पा रहा हूं कि भाई एंगल कैसे निकालें। मैग्नीट्यूड को देख लिया, उसके बाद कोई डाउट अभी भी किसी को? तो क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है उसका भी आइडिया लेना है, कुछ भी आर्बिट नहीं करना। किस प्रोसेस पे है, क्या कंडीशन दे रखी है, उन कंडीशन से क्या क्या रिजल्ट निकाल सकते हो, उनको लेके चलोगे, क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट। If the sum of two unit vectors is a unit vector, then the magnitude of their difference is. अब तक तो पता हो जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कई बच्चों के आंसर मिल रहे हैं, वेरी गुड बेटा। अभ्या बेटा गड़बड़ कर रहे हो, अभय आदित्य, अभय है या अभ्या? सर अभ्या।
अभ्या बेटा गड़बड़ कर रहे हो। देखो जो उसने पहली स्टेटमेंट क्या कही कि 2 यूनिट वेक्टर्स का सम यूनिट वेक्टर ही आ रहा है, तो उन 2 वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होगा वो कंफर्म 120 डिग्री का होगा। ये समझ में आ गया हमें? यस अगर उनके बीच में एंगल 120 डिग्री का है, दोनों यूनिट वेक्टर हैं, तो उनका डिफरेंस कितना आएगा? √3 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, मींस आंसर √3 आ जाएगा। यस सर। वही स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। क्या ये बात क्लियर? एक बढ़िया चीज और बताता हूं, उससे आप सम और डिफरेंस को और जल्दी विजुलाइज कर पाओगे, एनालाइज कर पाओगे क्वेश्चंस को। मान लो ये दे रखा है मुझे ए वेक्टर और ये दे रखा है बी वेक्टर। मैंने इसमें एक पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, ठीक। इसका मेन डायगोनल जो ये वाला होगा, इसे मैं कहूंगा कि ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हाँ या ना? यस सर। अब अगर सपोज मैं एक वेक्टर और डिफाइन करता हूं अपनी मर्जी से, मैंने यहां से यहां तक एक नया वेक्टर डिफाइन कर दिया, सी वेक्टर। कैसे डिफाइन किया? बी के हेड से ए के हेड तक। मुझे नहीं पता अभी सी वेक्टर क्या है, जो ध्यान से समझना। इस ट्रायंगल में अगर मैं ट्रायंगल लॉ लगाऊं तो मैं कह सकता हूं कि बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ए वेक्टर के बराबर होगा। यस सर। यस सर। बी प्लस सी, अरे ए बन जाएगा ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग, कह सकता हूं। यानी कि सी वेक्टर क्या बन जाएगा? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। यस इसका मतलब मुझे एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिला कि अगर मेरे पास इस तरह से एक पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम में 2 वेक्टर्स मुझे दिखा रखे हैं, एक ये ए वेक्टर और एक ये बी वेक्टर, तो इस पैरेललोग्राम का वो डायगोनल, इस पैरेललोग्राम का वो डायगोनल जो इनकी कॉमन टेल से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और दूसरा डायगोनल जो बी से स्टार्ट होके ए तक जा रहा है, कंफर्म उसका नाम वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है। यस सर। ये चीज आपको कई जगह हेल्प करेगी, हो सकता है आगे एक क्वेश्चन मिल भी जाए अभी। यानी कि जो पैरेललोग्राम आपने बनाया, उसी पैरेललोग्राम में आपको दोनों चीजें नजर आ रही है, सम भी नजर आ रहा है और डिफरेंस भी। जब मैंने इधर बनाया तो वो a माइनस बी बना, अगर मैं इधर बनाता तो वो b माइनस ए बनता। अगर मैं इस वेक्टर की डायरेक्शन उल्टी कर दूं तो बन जाएगा b वेक्टर माइनस ए वेक्टर, मिलेगा तो डिफरेंस ही। क्या ये बात क्लियर? यस सर। ये थ्योरी भी आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को जल्दी करने में हेल्प करेगी, कई कैलकुलेशन बचा देगी, तो इस थ्योरी का ध्यान रखना है। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यस सर। नेक्स्ट देखो भाई, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ 2 फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 18। क्वेश्चन स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा हुआ है। And the magnitude of their resultant is 12. If resultant is at 90 degree with the force of smaller magnitude, what are the magnitude of forces? अगर मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से सोचता हूं और मैं फॉर्मूले में ही जाना चाहता हूं तो टाइम लगेगा बहुत ज्यादा, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को हम किस तरह हैंडल करते हैं यह सीखना है आपको। देखो इसमें क्या दे रखा है, पहली स्टेटमेंट का मतलब द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स, सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स, मैग्नीट्यूड ऑफ सम नहीं, दोनों में डिफरेंस है। अगर मैं 2 वेक्टर्स कहता हूं ए वेक्टर और बी वेक्टर, एक बार मैं लिखता हूं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और एक बार लिखता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए
प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इसको मैं बोलूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स, और इसे बोलूंगा सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ दीज टू वेक्टर्स। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस सर। ये दोनों सेम चीजें नहीं हैं। ये तो दोनों के मैग्नीट्यूड्स थे ए और बी जो हम मानते थे, और इसका आंसर आता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो दोनों अलग चीजें हैं। स्टेटमेंट में क्या है वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। The sum of magnitudes of two forces acting at a point is 18। यानी कि अगर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड A है और दूसरे का B है तो उनका सम 18 है। A प्लस B 18 है। और दूसरी स्टेटमेंट क्या की है? एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज, मींस वेक्टर A प्लस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड ये 12 दे रखा है। If the resultant is at 90 degree with the force of smaller magnitude, what are the magnitude of forces? अगर मैं बेसिक मेथड फॉर्मूले पे जाऊंगा तो पागल हो जाऊंगा, टाइम लगेगा बहुत। एक आसान तरीका, डायग्राम बनाओ। मैंने कहा भाई A और B, मैं ये भी नहीं मानता कि A और B दो अलग अलग, मैं मानता हूं भाई एक का मैग्नीट्यूड X तो दूसरे का 18 माइनस X होगा। मैं दो अननोन क्यों लेके चलूं, एक से ही काम चलाऊंगा। यस सर। एक का मैग्नीट्यूड x तो दूसरे का 18 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम तो 18 दे रखा है। दोनों के मैग्नीट्यूड्स का सम तो 18 है। दूसरा दे रखा है कि रिजल्टेंट जो है वो छोटे फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसके 90 डिग्री पे है। तो देखा मैंने कि इनमें से मान लिया ये छोटा है, इस तरफ अगर x है, ट्रायंगल लॉ लगाने की कोशिश कर रहा हूं, इधर x है तो रिजल्टेंट इसके परपेंडिकुलर होगा। अब ट्रायंगल लॉ से सोचूं तो भाई एक वेक्टर आता है, दूसरा आता है, और फिर उनका रिजल्टेंट आता है। ये आता है रिजल्टेंट r वेक्टर। अगर ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, तो रिजल्टेंट ऐसे ही दिखाऊंगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये रिजल्टेंट इसके परपेंडिकुलर बनाना है। तो मैंने कहा भाई ये छोटे वाला अगर दिखाया तो परपेंडिकुलर तो इधर जाएगा, ठीक। यानी कि दूसरा कहां होना चाहिए? दूसरा तो ऐसे होना चाहिए। अगर ये x का है तो ये 18 माइनस x का होगा। यस सर। ये x का है तो ये 18 माइनस x का। और मजेदार बात, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी दे रखा है 12 और ये एंगल 90, और हमें क्या निकालना है? पाइथागोरस। x। तो मुझे किसी फॉर्मूले की जरूरत है या पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लूंगा? यानी कि 12 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसे सॉल्व करके मुझे x मिल जाएगा। यस सर। हो गया मेरा काम। निकाल लो भी, फटाफट सॉल्व करो जरा इसे। देखो कोई फॉर्मूला नहीं, सिंपल लॉजिक यूज किया, कितना जल्दी हो गया। ये लॉजिक हम कब यूज करते हैं? जनरली जब रिजल्टेंट किसी एक वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, बड़ी हेल्प करता है। ये दो वेक्टर्स जो दे रखे हैं वो परपेंडिकुलर हो तो भी ये लॉजिक हेल्प करता है। अगर रिजल्टेंट किसी एक वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, ये लॉजिक ट्रायंगल बनाकर बहुत आसान कर देता है क्वेश्चन को। हमें फॉर्मूले में जाना नहीं पड़ता, सिंपल ज्योमेट्री से ही काम हो जाता है हमारा। नहीं तो अगर मैं फॉर्मूले में जाता तो पहले मैं इसका फॉर्मूला लगाता, ठीक। उसमें a की जगह पुट करता a और b की जगह पुट करता 18 माइनस a, और फिर पुट सॉल्व करता। उससे एक आंसर, एक इक्वेशन मिलती मेरे को a और थीटा में। फिर मैं tan अल्फा का फॉर्मूला लगाता जिसमें अल्फा 90 डिग्री दे रखा है, रिजल्टेंट का एंगल a वेक्टर के साथ 90, उसके साथ मुझे दूसरे रिजल्ट मिलता। उन दो इक्वेशन को सॉल्व करके मैं a और b निकालता। अरे बहुत टाइम लगता, ट्रायंगल बनाया, काम खत्म। क्या ये लॉजिक क्लियर सबको? यस सर। तो जरूरी नहीं कि हर बार फॉर्मूले में ही घुसना है। बेसिक अगर एडिशन का ग्राफिकल मेथड देखो, अब यहां पे ग्राफिकल मेथड ने हेल्प की।
फॉर्मूले ने ज्यादा हेल्प नहीं की, ग्राफिकल मेथड ने समझाया कि ऐसे कर ले जल्दी हो जाएगा। अगर हमने सिर्फ फॉर्मूले रटे होते, लॉजिक नहीं पता होता कि वो फॉर्मूला कैसे आया, तो हम लगे रहते फॉर्मूले में ही। इसी क्वेश्चन में जहां हमें लग रहे हैं 30 सेकंड, वहां लगते 2 मिनट। ठीक, यस सर। चले आगे। यस सर। अब आता है एक नया टॉपिक, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन ए प्लेन। नई टर्म्स डिफाइन करनी है कुछ, जरा समझें इसको। मान लो मुझे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अभी हम एक प्लेन की ही बात कर रहे हैं, उसी पे लेके चलें। एक्स वाई प्लेन, ये ओरिजिन, और यहां पे कोई पॉइंट है, पॉइंट ए। अगर मैं ओरिजिन को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दूं, ओरिजिन को मैंने ए से ज्वाइन किया और यहां एरो दिखा दिया, और एक वेक्टर डिफाइन किया, ओ ए वेक्टर, ओ से लेकर ए तक का एक वेक्टर। अगर मुझे ओ ए वेक्टर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसकी डायरेक्शन क्या है, मींस मुझे ओ ए वेक्टर गिवन है, तो मैं ए पॉइंट की पोजीशन इस रेफरेंस फ्रेम में विजुलाइज कर सकता हूं। अगर आपको दे रखा हो भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पोजीशन वेक्टर है, इसे हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर, इसे कहते हैं हम पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, क्योंकि एक्चुअल में ये ए पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन कर रहा है। ये ओ ए वेक्टर जो है, ये ए पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन कर रहा है। अगर मुझे दे रखा भी एक सिस्टम दे रखा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, और कहा कि कोई पी पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ओपी वेक्टर ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड है 10 का और जिसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री पे है, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि पी पॉइंट कहां पर है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर मुझे दे रखा है ओ पी वेक्टर, कुछ दे रखा है, कहा भी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो है 10 और ये विद एक्स एक्सिस 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो मैं बता सकता हूं कि पी पॉइंट कहां होगा। यस सर। Yes, sir. यानी कि ओपी वेक्टर पी पॉइंट की पोजीशन को एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो इसको हमने नाम दिया है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। तो इसी तरह से ओ ए वेक्टर ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, यानी कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर डिफाइन करना है, बहुत सिंपल सा है। ओरिजिन से उस पॉइंट तक का जो वेक्टर है, दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। कोई प्रॉब्लम इसको लेकर? नो सर। इसे मैंने नाम दे दिया ओ ए वेक्टर। ऐसे ही मान लो एक पॉइंट और दे रखा है मुझे, बी पॉइंट, तो मैं ओ को बी से ज्वाइन करूं तो ये मिल जाएगा ओ बी वेक्टर। ओ बी वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। ओ बी वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। बी। यस सर। एक नया वेक्टर और डिफाइन किया, ए से लेकर बी तक का, ए से बी तक का वेक्टर जिसको मैंने नाम दिया ए बी वेक्टर। दिस ए बी वेक्टर जिसमें से कोई भी पॉइंट ओरिजिन नहीं है, इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ए बी वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हमें पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में लिखना आना चाहिए। तो सिंपली इसमें अगर मैं ट्रायंगल लॉ लगाऊं तो मैं कह सकता हूं ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर होगा अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यस सर। तो इससे अगर मैं ए बी वेक्टर निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा भाई? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर।
ये फॉर्म ध्यान रखनी है। और इसको हम याद किस तरह करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। मैं कौन सा वेक्टर डिफाइन कर रहा हूं, ए बी वेक्टर। इस ए बी वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट बी है। ए से बी तक के वेक्टर को मैं ए बी वेक्टर कह रहा हूं। तो फाइनल पॉइंट है बी, तो पहले क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट मींस ओ बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट मींस ओ ए वेक्टर। क्या ये क्लियर? यस सर। मान लो मुझे कोई और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्सप्लेन करना है, पी क्यू वेक्टर। कैसे लिखूं इनके पोजीशन वेक्टर्स की टर्म्स में? सर ओ क्यू माइनस ओ पी वेक्टर। ओ क्यू माइनस ओ पी। क्या ये सही बता रहे हैं? सोहम ने क्या सही बताया है? यस सर। या कुछ गड़बड़ है इसमें? सही है सर। बिल्कुल सही है, परफेक्ट। तो सबको ये समझ में आ रहा है कि पोजीशन वेक्टर्स की टर्म्स में हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? पोजीशन Yes, वेक्टर्स की टर्म्स में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखना है, उम्मीद है सबको क्लियर होगा ये। यस सर। तो अभी बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन हमारा खत्म हुआ है। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का बेसिक हमने समझ लिया। अभी क्या चीजें हैं, यूज हम करेंगे जब हम आई कैप, जे कैप, के कैप यूज करना सीख जाएंगे। अभी हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की, और बिल्कुल बेसिक बात करूंगा आज। मेन पोर्शन कंपोनेंट्स का नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा। आज हम बताएंगे कि कंपोनेंट्स एक्चुअली में हैं क्या और कंपोनेंट्स बनाने कैसे हैं, ये नेक्स्ट क्लास में होगा। तो पहले कंपोनेंट्स हैं क्या, जरा इसको सोचते हैं। इसको हम सोचते हैं, मान लो फोर्स की टर्म्स में कोर्स सोचते हैं, क्योंकि फोर्स से विजुलाइज करना हमें आसान हो जाता है। मान लो मुझे कह रखा है एक वेक्टर है भाई, ऐसा एक वेक्टर दे रखा है, फोर्स वेक्टर, एफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सब मुझे एक्सप्लेन कर रखी है कि ऐसा कोई एक वेक्टर है। मैंने क्या किया, यहां पर एक और वेक्टर अपनी तरफ से डिफाइन कर दिया, ए वेक्टर, या मैं इसको भी फोर्स की टर्म्स में ही नाम दे देता हूं, F1 वेक्टर। यहां कह दिया मैंने F2 वेक्टर, और ज्यादा नहीं बढ़ाते, यही ज्वाइन कर दिया इसके एंड को F3 वेक्टर। तो इस पिक्चर में जो मैंने अपनी तरफ से ड्रॉ किया, इनको लेकर पॉलीगन लॉ के अकॉर्डिंग मैं ये स्टेटमेंट दे सकता हूं कि F वेक्टर इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर होगा। यस सर। पॉलीगन लॉ तो यही कहता है भाई, इन तीनों वेक्टर्स का सम यही होगा। अब इसको एक्चुअल फिजिकल सिचुएशन से कंपेयर करो कि भाई एक बॉडी पड़ी है ग्रेविटी फ्री स्पेस में, ग्रेविटी का भी इफेक्ट नहीं है, एक बॉडी ग्रेविटी फ्री स्पेस में पड़ी है, उस पे आपने फोर्स लगाया F वेक्टर, ऐसे फोर्स लगाया, तो उसमें कोई रिजल्ट आया। रिजल्ट क्या आएगा? एक्सेलरेशन। उस बॉडी को एक एक्सेलरेशन मिलेगा, हाँ या ना? यस सर। यस अब मैंने सिचुएशन चेंज की, वही बॉडी फिर से ली, उसी ग्रेविटी फ्री स्पेस में वहीं रख दी वापस। अब मैंने F नहीं लगाया, अब मैंने क्या किया, F1, F2, F3 तीनों एक साथ लगा दिए, ऐसे जो नजर आ रहे हैं। जब ये तीनों एक साथ लगाऊंगा तो रिजल्ट क्या आना चाहिए लॉजिकली? F5। वही सेम रिजल्ट आना चाहिए जो पहले आया था, या क्योंकि इन तीनों का रिजल्टेंट तो ये खुद ही बन रहा है। मींस मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो काम ये F वेक्टर अकेला कर रहा था, वही काम ये तीन वेक्टर्स मिलकर कर लेंगे, हाँ या ना? यस सर। ऐसा बोल सकते हैं भाई, क्योंकि इन तीनों का रिजल्टेंट तो यही आना है।
इन तीनों को वेक्टर सम करूं तो वापस वही एफ मिलना है। मींस जो काम ये एफ वेक्टर अकेला कर रहा था वो ये तीन मिलके कर रहे हैं। तो इन तीनों को इस सिचुएशन में मैं क्या कहूंगा, दैट F1 वेक्टर, F2 वेक्टर एंड F3 वेक्टर आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर F। हम इसके बाद ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि F1, F2 एंड F3 vectors are components of vector F। तो कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, ये सोच पा रहे हो? यस सर। अब मुझे लॉजिकली ये बताओ कि किसी एक हम कहते हैं कि हमने F की जगह ये तीन लगा दिए, तो इस स्टेटमेंट को हम ऐसा कहते हैं कि हमने F वेक्टर को उसके तीन कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। स्टेटमेंट क्या कहते हैं हम? हमने F वेक्टर को उसके तीन कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी वेक्टर को हम मैक्सिमम कितने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं? इनफाइनाइट। स्टेटमेंट नोट कर लो, ऑब्जेक्टिव में एक दो बार आ चुकी है, नीट में भी और जेईई मेन में बहुत पहले आई थी, नीट में आने के फिर से चांस है। किसी वेक्टर को हम कितने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं? इनफाइनाइट। मैंने तीन बनाए हैं, मैं तीन के बाद नहीं पहुंचता, मैं ऐसे जाता 1 2 3 4 5 6 घूमता रहता है, ऐसे करते करते फिर बड़ी देर के बाद यहां पहुंचता, तो उन सब का सम F बनता। तो मैं कह सकता हूं कि F को मैंने उतने सारे कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया, ऐसे तो मैं इनफाइनाइट में रिजॉल्व कर सकता हूं, हाँ या ना? यस सर। तो ये स्टेटमेंट अपने पास नोट कर लो कि किसी भी वेक्टर को हम इनफाइनाइट कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स करते समय जनरली हमें इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, हमें 2 या 3 कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, और वो भी स्पेशल कैटेगरी वाले। वो कौन से चाहिए होते हैं, जरा उसकी बात करें। कंपोनेंट्स क्या हैं, ये विजुलाइज कर पा रहे हो? यस सर। कंपोनेंट्स डिफाइन करने में तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। No, sir. अब कंपोनेंट्स का ही एक स्पेशल केस है, आगे लिखा तो नहीं, जरा देख लूं। नहीं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर वर्ड कहां यूज किया जाता है? यहाँ रेक्टेंगल हो, जहां रेक्टेंगल हो, जहां 90 डिग्री का एंगल हो। ऑपोजिट साइड इक्वल हैं? ऑपोजिट साइड इक्वल हो, वो तो रेक्टेंगल में होता है। रेक्टेंगुलर वर्ड, रेक्टेंगुलर सिस्टम आपने कभी पढ़ा हो तो, राइट हैंड रेक्टेंगुलर सिस्टम या लेफ्ट हैंड रेक्टेंगुलर सिस्टम, एक्स वाई जेड एक्सेस जो होती हैं वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। नो नहीं, चलो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब है परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, यानी कि अगर एक वेक्टर को मैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर रहा हूं तो मैं उसे कंपोनेंट्स तो कह सकता हूं, मैं उसको और प्रिसाइज करूं तो मैं कह सकता हूं कि वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। मतलब अगर मैं कहूं कि ये दो एक्सेस मुझे दे रखी हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, मुझे पता है कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस तो परपेंडिकुलर होती हैं, एक्स तो वाई परपेंडिकुलर होते हैं, इनके बीच में एक वेक्टर दे रखा है मुझे, ये कोई वेक्टर दे दिया मुझे ए वेक्टर। मैंने क्या किया, इसमें ए वेक्टर के साथ थोड़ा सा छेड़खानी की, भाई एक रेक्टेंगल बना लिया, यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर मैंने दो वेक्टर और डिफाइन कर दिए। कलर कौन सा नहीं लिया हमने, ग्रीन ले लेते हैं। यहां मैंने एक वेक्टर डिफाइन कर दिया बी वेक्टर, और यहां एक वेक्टर डिफाइन कर दिया सी वेक्टर। इस पिक्चर को देख के मैं कह सकता हूं वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। यस सर। मुझे ओरिजिनली ए वेक्टर दे रखा था, ये बी सी मैंने अपने हिसाब से बना ली, एक एक्स के अलोंग एक वाई के अलोंग। तो इस स्टेटमेंट को पढ़ के मैं कह सकता हूं
कि जो काम ए वेक्टर अकेला कर लेता वही काम बी और सी मिलकर कर लेंगे। Yes, sir. यानी कि बी वेक्टर एंड सी वेक्टर्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। क्या ये स्टेटमेंट सही है? Yes, sir. बी वेक्टर एंड सी वेक्टर्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। लेकिन मैंने देखा भाई बी वेक्टर और सी वेक्टर तो आपस में परपेंडिकुलर भी हैं, तो मैंने इसको पूरा नाम दिया दैट बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। मैं सिंपल कंपोनेंट्स भी कह दूं तो स्टेटमेंट गलत नहीं है, लेकिन और मैंने उसको बिल्कुल बता दिया कि एग्जैक्टली वो कौन से कंपोनेंट हैं। वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं क्योंकि वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। यानी कि किसी वेक्टर को हम उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में भी रिजॉल्व कर सकते हैं ग्राफिकली इस मेथड से। Yes, sir. फिर से हमने ग्राफिकली स्टार्ट किया है, फॉर्मूले ड्राइव करेंगे, उनको यूज करेंगे। क्या ये कंपोनेंट्स की बेसिक थ्योरी समझ में आ रही है? Yes, sir. ये कंपोनेंट्स हैं क्या, कितने कंपोनेंट्स बना सकते हैं? अगर मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करूं एक ही प्लेन पर, अभी हम सिर्फ एक प्लेन की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हम 3D में मूव करेंगे, एक्स वाई जेड एक्सिस पे भी जाएंगे। अभी हम सिर्फ एक्स वाई प्लेन पे ही जा रहे हैं। अगर इसी प्लेन में मैं कहता हूं कि इस वेक्टर के मुझे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स करने हैं, तो मैं कितने सेट बना सकता हूं? अच्छा, क्वेश्चन चेंज करता हूं मैं, पहले आसान क्वेश्चन। किसी एक वेक्टर के एक प्लेन में, किसी एक वेक्टर के एक प्लेन में कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बन सकते हैं? दो। सिर्फ दो। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन ये पूछूं कि किसी एक वेक्टर के एक ही प्लेन में जो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनने हैं उसके कितने डिफरेंट आंसर्स आ सकते हैं, मींस कितने डिफरेंट सेट्स बन सकते हैं? Infinite. इनफाइनाइट, बिल्कुल इनफाइनाइट। अगर मैं एक्स और वाई पे फिक्स ना करूं तो देखो जरा, ये एक वेक्टर ए वेक्टर, मैंने क्या किया भाई, यहां से एक लाइन ड्रॉ की, एक यहां से इसके परपेंडिकुलर, तो इस वेक्टर और इस वेक्टर का सम ये होगा, यानी कि ये दोनों इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो गए। मैं ऐसा ना करके ऐसा करता कि एक इधर बनाया और एक इसके परपेंडिकुलर, ऐसे एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर, अरे इसका और इसका सम भी तो ये होगा और ये भी आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो ये दोनों भी तो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हुए। Yes, sir. ऐसे तो मैं बहुत सारे बना सकता हूं, और ये सारे बनाने का आसान तरीका क्या है भाई, इस ए वेक्टर को किसी सर्कल का डायमीटर बनाओ और सर्कल बनाओ, क्योंकि मुझे पता है कि सेमी सर्कल पे जो एंगल बनता है वो 90 बनता है। आप बनाते जाओ, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर यही होगा 90, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर 90 पे इसके बराबर, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर 90 पे। ऐसे में कितने कॉम्बिनेशन बना सकता हूं जो सारे 90 पे होंगे? इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन। यानी कि एक ही वेक्टर के एक ही प्लेन पर अगर मुझे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाने हैं तो कितने डिफरेंट फॉर्म्स में आंसर आ सकते हैं? इनफाइनाइट। लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती, हमें जरूरत पड़ती है तो सिर्फ एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के अलाउंग जो हम यूज करेंगे। अल्टीमेटली हमें इसी को एक्सटेंड करना है आगे। उम्मीद है कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया मिल रहा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम कंपोनेंट्स को डिटेल में करेंगे। हाँ बेटा, कोई कुछ कह रहा है? ठीक है बेटा, कल मिलते हैं। लिंक मैं उसे कर दूंगा बेटा, पब्लिक कर दूंगा उसको, और फिर आप ज्वाइन करना। कर क्या दूंगा, करवा दूंगा किसी से, मुझे भी नहीं पता कैसे करना है। नोट्स मिल जाएंगे आपको। यहां तक का पोर्शन आपने नेक्स्ट क्लास से पहले कंप्लीट रिवाइज करके आना है।
ठीक है, और आज का जो डीपीपी मिलेगा उसे भी कर लेना, डीपीपी नंबर 3। ओके सर, चलो मिलते हैं बेटा, बाय बेटा। थैंक यू सर।